हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ। मेरा नाम है आशुतोष और हम डिस्कशन कर रहे हैं आरएसी सब्जेक्ट का, जिसके अंदर हम हीट पंप, रेफ्रिजरेटर और रेफ्रिजरेशन को डिटेल में पढ़ चुके हैं। व्हाट इज रेफ्रिजरेशन, व्हाट इज हीट पंप एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेटर्स। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल्स के बारे में कि एयरक्राफ्ट के अंदर जो रेफ्रिजरेशन होता है वो कैसे होता है। तो लास्ट लेक्चर में हमने बेल कोलमैन साइकिल के बारे में पढ़ा था। बेल कोलमैन साइकिल, रिवर्स ब्रेटन साइकिल, जूल साइकिल या एयरक्राफ्ट साइकिल के नाम से जिसको जाना जाता है, उसका एनालिसिस किया था, उसकी सीओपी कैसे निकाली जाएगी। और मैंने आपको बताया था कि बेल कोलमैन साइकिल एक इमेजिनरी साइकिल है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम एक ही एयर को बार बार घुमाए जा रहे हैं, जो कि हम नहीं घुमाते। ठीक है, तो अलग अलग सिस्टम है जो बेल कोलमैन साइकिल का मॉडिफाइड वर्जन है। कैसे मॉडिफाइड वर्जन है, बस उसको ओपन साइकिल मान लो। ठीक है, एयर को अंदर से ना घुमा के उसको ओपन साइकिल मान लो, तो उसका मॉडिफाइड वर्जन बन जाता है। ये सब आपके सिलेबस में मौजूद है, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, उनके डायग्राम्स कैसे कैसे उसमें हवा आती जाती है, हवा को सिस्टम मान के काम करेंगे कि हवा के साथ में क्या क्या हो रहा है। जैसे ही हवा हवाई जहाज में प्रवेश करी तो उसके साथ में क्या क्या हुआ, कैसे उसका प्रेशर बढ़ा, कैसे उसका टेम्परेचर बढ़ा, जैसे हमने अभी तक किया है वैसे ही करेंगे। फिर इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। बूट स्ट्रैप न्यूमेरिकल आपके उसमें पेपर में आया हुआ है काफी बार। बेटा टीएस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। टीएस एंड पीवी डायग्राम अगर आपको याद है, आपको पता है कि कौन सा प्रोसेस कैसे चलना है, कैसे टीएस और पीवी डायग्राम ड्रॉ करना है, हलवा है न्यूमेरिकल हलवा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल की। कि सिंपल जो हमने डायग्राम पहले देखा था ना, टरबाइन, हीट एक्सचेंजर, कंप्रेसर वाला, वही ये है। इसमें हम क्या करते हैं, कैसे कैसे इसको यूज किया जाता है, इसका टीएस डायग्राम कैसे बनता है। देखिए, ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। ब्लॉक डायग्राम आपके सामने अगर किसी भी साइकिल का कोई सा भी सिस्टम आपसे पूछा जाएगा तो आप पहले उसका ब्लॉक डायग्राम बनाओगे, उसके बाद साइड में उसका टीएस डायग्राम बनाओगे। इसको एक्सप्लेन मैं कर देता हूं बेटा आपको। सबसे पहले आप बनाओगे, देखिए इसको बनाने का तरीका। सबसे पहले आप बनाएंगे बॉक्सेस। ये बॉक्सेस क्या है, ये वो इंजन का हिस्सा है जो आपको बाहर से दिखाई देता है। हवाई जहाज में बाहर जो इंजन लगे होते हैं ना, विंग्स के नीचे गोल गोल, ये वो बॉक्सेस है। उसको मैंने बीच में से ऐसे काट दिया। मेरे सामने हवाई जहाज खड़ा था, मैंने ऐसे आरा लिया और उस इंजन को बीच में से ऐसे काट दिया, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, तो मुझे उसका कटा हुआ हिस्सा ऐसा दिखाई देगा। हवा यहां से अंदर जाएगी, इधर से पंखा चलेगा और इसको हवा को अंदर खींचेगा। बहुत अच्छी बात है। तो बाहर एटमॉस्फेरिक एयर मौजूद है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इतना तो मैं आपसे एज्यूम करूंगा कि हवा जो यहाँ हमारी मौजूद है उसका टेम्परेचर वही होगा जो पूरे मेरठ का टेम्परेचर है। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक एयर और प्रेशर पे एटमॉस्फेरिक एयर मौजूद है। मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था रैम इफेक्ट के बारे में। रैम इफेक्ट क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजर वी ब्रॉट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एयर टू जीरो बाय इंक्रीजिंग इट्स प्रेशर एंड टेम्परेचर। हम उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ा देते हैं वेलोसिटी को जीरो करने के बाद। उसमें हम कुछ नहीं करते, कंप्रेशन वगैरह कुछ नहीं कर रहे, बस हवा के सामने एक ब्लॉकेज लगा दो। हवा के सामने एक ब्लॉकेज लगा दो तो प्रेशर एनर्जी बढ़ जाएगी, उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अरे बाइक पे यार तुम्हें ना क्या काम करा, भैया ने कहा कि बेटा ये ना गत्ता है, थर्माकोल की शीट है, इसको बाइक पे पीछे लेके बैठ जा। अब जब तक आपने उसको ऐसे लिटा रखा था, इस तरीके शीट थी, पूरी बड़ी शीट, आपने उसको लिटा लिया, सिर के ऊपर ऐसे रख लिया, तो आपको प्रेशर कम मौजूद महसूस हुआ। आपके दिमाग में खुराफात नहीं, भाई मैं तो खली हूं, मैं क्या काम करूंगा, बीच में शीट को ऐसे खड़ा कर लेता हूं। बेटा उड़ भी सकते हो तुम उसके साथ, ढंग से नहीं पकड़ोगे तो क्या होगा, वो डिफ्यूजर का काम करेगी। हवा, बाइक इधर जा रही है, सामने से हवा के टकराएगी शीट के ऊपर, क्या होगा, वेलोसिटी जीरो होगी। ऑल ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी। दिस इज हाउ एनर्जी कन्वर्जन टेक्स प्लेस। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। मतलब आपकी जो काइनेटिक एनर्जी हवा की, वो आगे इस पर टकराई, वेलोसिटी जीरो हुई और पीछे की हवा ने उसको धक्का देना स्टार्ट हुआ। जब भी तो आप ऐसे ऐसे हिलते रहोगे, बार बार हवा प्रेशर डालती रहेगी। ठीक है, तो दिस इज द प्रेशर एनर्जी। डिफ्यूजिंग प्रोसेस की हेल्प से हमने एटमॉस्फेरिक एयर ली, डिफ्यूजर की सहायता से हमने यहाँ पे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर एयर कर लिया। मैंने कहा यहाँ पे अगर इस जगह अगर मेरी एयर का टेम्परेचर मैंने कहा 1 एटमॉस्फेयर था, 1 एटमॉस्फेयर जिसकी वैल्यू होती है 1.01325 बार, और बार मतलब 1.01325 इंटू 10 टू की पावर 5 पास्कल। एक बार इज इक्वल टू 10 टू की पावर 5 पास्कल। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जितने भी फॉर्मूले हमने अभी तक पढ़े हैं, पीछे पढ़े हो चाहे यहाँ पढ़े हो, बेटा टेम्परेचर रखना है केल्विन में, प्रेशर रखना है पास्कल में और वॉल्यूम रखना है मीटर क्यूब में।
फिर मैं बता दूं, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखेंगे, आप सेल्सियस में रख देंगे, आंसर गलत हो जाएगा। टेम्परेचर रखना है केल्विन में, प्रेशर रखना है पास्कल में, किसी भी वैल्यू में दिया हुआ हम उसे पास्कल में कन्वर्ट करेंगे, और वॉल्यूम रखना है मीटर क्यूब में। एमकेएस सिस्टम को फॉलो करेंगे। मैंने कहा इतने पास्कल है, अगर मैं इसको किलो पास्कल में कन्वर्ट करना चाहूँ तो हो जाएगा 101.325 किलो पास्कल। ये होता है एक एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जो मेरा हाथ इस समय महसूस कर रहा है, जो हवा डाल दिया, दैट इज 101.325 किलो पास्कल। रैमिंग इफेक्ट से यहाँ पर जो हमें प्रेशर मिलेगा, यहाँ पर जो प्रेशर मिलेगा वो इससे ज्यादा मिलेगा। प्रेशर इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड टेम्परेचर इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, ठीक है, इससे थोड़ा सा ज्यादा। हमारे पास हाई प्रेशर वो आ गई, एयर आ गई यहां तक। अब हमारा क्या काम है, मेन काम क्या है भाई, हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने कहा था हम कंप्रेस करेंगे। बेल कोलमैन साइकिल कहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस द एयर, सो दिस रैम एयर इज ट्रांसफर्ड टू द कंप्रेसर, दिस इज द कंप्रेसर। कंप्रेसर में एयर गई, कंप्रेसर से कंप्रेस होकर निकली, इसीलिए मैंने हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर दिखाया, देखो लाल कलर से, ठीक है। दिस रेड कलर एयर इज हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर एयर, निकली बाहर और यहां से गई कंबशन चैम्बर में। भाई यहाँ पे जो कंप्रेसर का काम होता है ना मेन हवाई जहाज में, वो कंबशन कराना होता है। अबे फ्यूल बर्न भी तो कराना है, गैस टरबाइन पे काम करता है आपका ये जो हवाई जहाज होता है, गैस टरबाइन की सहायता से ही दौड़ रहा है, तो आपको एयर की जरूरत पड़ेगी, यू विल बी नीडिंग सम एयर। कंबशन चैम्बर में भी तो एयर पहुंचानी है। अबे फ्यूल को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन तो दोगे ना, बिना ऑक्सीजन के आग कैसे लगेगी। तो कंबशन चैम्बर में फ्यूल बर्न हो रहा है, पेट्रोल डीजल जो भी यूज कर रहे हो वो फूक रहा है, तो यहां तक हवा भी तो पहुंचानी है, तो ये हाई कंप्रेस्ड एयर पहुंचाई जाती है यहां तक। इसी एयर में से थोड़ी सी एयर हम बाहर निकाल लेंगे। जो कंप्रेस्ड एयर जा रही है, इसी एयर में से हमने थोड़ी सी एयर बाहर निकाली, देखो ये यहां से बाहर निकाल ली, एक हिस्सा चला गया कंबशन चैम्बर में और एक हिस्सा आ गया इधर। फिर हम क्या करते हैं, बेल कोलमैन साइकिल में प्रोसेस नंबर 1 to 2 is isentropically compression that we have completed here. After isentropically compression, we will have to reject the heat from the air. We will have to create a chamber or heat exchanger where we will reject heat from air at constant pressure. Constant pressure heat rejection process होता है, process 2 to 3. So this if this is my point 1, this is my point 1 जहां पे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, दिस इज माई पॉइंट 2 जो कि कंप्रेसर की एंट्री है, दिस इज माई पॉइंट 3 जो कि कंप्रेसर का एग्जिट है, जो कि कंप्रेसर का एग्जिट है। यहां से लेके यहां तक कहीं प्रेशर ड्रॉप हुआ क्या, नहीं, यहां भी प्रेशर यही है, तो पॉइंट 3 वहां ले लो चाहे यहां ले लो, एक ही बात है। मतलब कंप्रेसर का एग्जिट और हीट एक्सचेंजर की एंट्री, यहां तक कोई प्रेशर ड्रॉप नहीं हुआ, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, तो पॉइंट 3 पूरा यहां तक आ जाएगा। हीट एक्सचेंजर में क्या कराएंगे हम, हीट एक्सचेंज कराएंगे। क्या कराना है भैया, ये जो कंप्रेसर से एयर आ रही है इसको ठंडा कराना है। कैसे कराओगे, या तो आप अलग से रेफ्रिजरेंट लगाओ, कूलिंग सिस्टम लगाओ कि भाई अंदर से पानी वानी भर के घुमाओ कुछ, भैया नहीं, मैंने कहा था हवाई जहाज में वजन बहुत बड़ा फैक्टर है, वजन का इस्तेमाल नहीं करना। तो आप क्या काम करेंगे, देखिए जो रैम एयर है, ये जो रैम एयर है ना हमारी, ये जो रैम एयर है, इसका टेम्परेचर इस टेम्परेचर से कम है। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इसमें, मैं यहां पे लिख देता हूं, देखो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज समथिंग लाइक दिस। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर ये सबसे कम है, टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर इज सबसे कम, उससे ज्यादा टेम्परेचर होगा रैम एयर का। टेम्परेचर ऑफ रैम एयर, आपने रैमिंग इफेक्ट करा और कुछ टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ गया, उसके बाद इससे ज्यादा सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर किसका होगा मेरे भाई, कंप्रेस्ड एयर का। ये कंप्रेस्ड एयर, कंप्रेस्ड एयर, इसका टेम्परेचर अगर 1000 डिग्री सेल्सियस है तो ये टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस होगा, तो मैं इसकी सहायता से इसे तो ठंडा कर ही सकता हूं। भाई एक तेल आपके पास में है 100 डिग्री सेल्सियस पे और एक तेल आपके पास है 300 डिग्री सेल्सियस पे। आप 300 वाले के चारों तरफ 300 वाले को एक डिब्बे में भरो और उसे 100 डिग्री सेल्सियस वाले के अंदर रख दो। दो तेल थे आपके पास, एक 300 डिग्री सेल्सियस पे था, एक 100 डिग्री सेल्सियस पे था। आपने 300 वाले को एक डिब्बे में भरा और उसे 100 डिग्री वाले के अंदर ऐसे डुबो दिया। बेटा क्या होगा, दोनों के दोनों 300 डिग्री सेल्सियस वाले से एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर रीजन टू लो टेम्परेचर रीजन।
तो एनर्जी 300 वाले से 100 में जानी स्टार्ट हो जाएगी, हीट जानी स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या होगा, 100 वाले का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और 300 वाले का घट जाएगा। बिल्कुल वही काम यहाँ पे कर रहे हैं। हमें ये वाली एयर ठंडी करनी थी, इस एयर को ठंडा करने के लिए हम इस वाली एयर का इस्तेमाल करेंगे। तो रैम एयर थोड़ी सी तो भेजी जाती है कंप्रेसर में, और यहाँ से देखो निकाल रखी है ना, वो हीट एक्सचेंजर के अंदर आ रही है। दिस इज अवर हीट एक्सचेंजर, दिस इज अवर नथिंग बट हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर और कूलर, हीट एक्सचेंजर, और इसी को हम बोल रहे हैं कूलर। क्यों, क्योंकि ये ठंडी कर रही है ना हवा को। अच्छा, प्रेशर कुछ हो जाएगा, प्रेशर गिर जाएगा? नहीं, प्रेशर सेम है मेरे भाई, जो प्रेशर यहाँ है वही प्रेशर यहाँ मिलेगा, प्रेशर सेम है। सिर्फ क्या चीज गिरी, टेम्परेचर गिरा सिर्फ, ठीक है, टेम्परेचर गिरा है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चलिए, टेम्परेचर गिर गया, रैम एयर, ये पाइप जा रहा है, ये सारी की सारी हवा पाइपों के थ्रू घूम रही है, पाइप है, ये पाइप सिस्टम है, ठीक है। ये जो लाइन दिखा रखी है पाइप है, तो ये पाइप के अंदर से गई, जाते जाते यहाँ पे आते थे, ठंडी हो गई, ठंडी होकर ये बाहर निकल गई। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। बाहर निकल के कहाँ पहुंची, ये पहुंची कूलिंग टरबाइन में। ये हो गया पॉइंट नंबर 4 एंड दिस इज माई पॉइंट नंबर 5। कहाँ पहुंची जी, कूलिंग टरबाइन में। कूलिंग टरबाइन में क्या काम होगा, कूलिंग टरबाइन में भैया एक्सपेंड भी तो करानी है हवा एक्सपेंड भी तो करानी है, जब तो कूलिंग मिलेगी, एक्सपेंशन होगा जब तो ठंडी होगी वो। भाई बेल कोलमैन साइकिल क्या थी यार, बेल कोलमैन साइकिल बड़े भाई याद करो, पीवी डायग्राम। सबसे पहले था आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, देन कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, देन आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, और देन दिस। ये थी आपकी बेल कोलमैन साइकिल, अगर आपको याद हो। 3 4 कंप्रेशन हो गया यहाँ पे, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन हो गया यहाँ तक। अब आप एक्सपेंड कराओगे, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, तो टरबाइन में जाना पड़ेगा, टरबाइन कराती है एक्सपेंड, तो हमने यहाँ से टरबाइन में भेज दी, टरबाइन में ये एक्सपेंड हो जाएगी, और यहाँ पर हमें वेरी लो प्रेशर, वेरी लो टेम्परेचर वो मिलेगी, हवा मिलेगी, और उस हवा को हम भेज देंगे केबिन में। ये केबिन में चली गई और केबिन से बाहर निकल गई, केबिन से बाहर निकल गई। बस इसमें ये वाला प्रोसेस नहीं होगा, ये प्रोसेस की इसी हवा को वापस नहीं घुमाएंगे, ये यहाँ कहीं खत्म हो जाएगा, ये प्रोसेस यहाँ कहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसी हवा को यहाँ से बाहर घुमा देंगे 4 to 5, इसी हवा को यहाँ से बाहर घुमा देंगे। फिर दूसरी हवा आएगी, ये साइकिल चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। रैम एयर का क्या हुआ, रैम एयर को यहाँ पे ठंडा करने के बाद इसका टेम्परेचर बढ़ गया होगा, उस टेम्परेचर को हमने, उस हवा को कूलिंग फैन लगा होता है, कूलिंग फैन की सहायता से बाहर भेजते रहते हैं एटमॉस्फेयर में बाहर। ये हवा सिर्फ इस काम में आती है। सिंपल रेफ्रिजरेशन एयर साइकिल में, ये सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में बस ये इतना ही काम करती है रैम एयर, कि इसको ठंडा कर दे। हमारी हवा को, जो मेन हवा आ रही है, जो कूलिंग के लिए यूज होगी, कूलिंग के लिए ये वाली हवा यूज होगी जो कंप्रेसर से निकल के आ रही है, ठीक है। और रैम एयर का काम होगा इसको ठंडा करना, ठीक है जी। आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। चलिए, इसकी वर्किंग प्रोसीजर कैसे लिखेंगे आप, वर्किंग प्रोसीजर ऐसे लिखेंगे, मैं आपको बोल के बता देता हूँ, क्योंकि ये मैंने आपके नोट्स में नहीं लिखी है। सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल ये आपके नोट्स में अवेलेबल नहीं है, ये मैं आपको क्लास में करा रहा हूँ। इसका वर्किंग प्रोसीजर, हाउ वुड यू राइट, यू विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल एटमॉस्फेरिक एयर at atmospheric temperature and pressure is sucked inside the portion, inside the refrigeration portion of the refrigeration device of the aircraft. Then using the diffusion effect or using the diffuser or through the ramming effect, its pressure and temperature is increased before entering the compressor. Then you will write this rammed air is entered into the compressor. This ram air entered into the compressor and it is further supplied to the combustion chamber. Further supplied to the combustion chamber and to the heat exchanger. To the heat exchanger. Some portion of this compressed air is supplied to the combustion chamber and some portion is used for the refrigeration process and that portion is supplied to the heat exchanger. In heat exchanger, this compressed air is further cooled using the rammed air inside this heat exchanger. After getting cooled, this rammed air is provided to a cooling fan which exhausts it inside the atmosphere, and the cool high pressure air is further supplied to the cooling turbine where it gets expanded and reduces its pressure and temperature. This
लो प्रेशर लो टेम्परेचर एयर इज डायरेक्टली प्रोवाइडेड इन द केबिन फॉर द रेफ्रिजरेशन पर्पस। थ्योरी खत्म। जो मैंने आपको हिंदी में समझाया था बेटा वही मैंने इंग्लिश में बोला है और वही आपको लिखना है। ये डायग्राम मैंने आपको समझा दिया। इसका टीएस डायग्राम बनाने के लिए आता है कि बेटा इसका टीएस डायग्राम कैसे बनाना है। टीएस डायग्राम, हाउ टू डॉट टीएस डायग्राम ऑफ सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। कुछ नहीं करना, हवा के साथ जो जो हो रहा है उसको एक डायग्राम पे ड्रॉ कर दो। हवा के साथ जो जो हो रहा है फ्रॉम द वेरी मोमेंट व्हेन इट इज एंटरिंग इनसाइड दिस डिवाइस, इसके साथ जो कुछ भी हुआ उसको एक डायग्राम पे ड्रॉ कर देते हैं। चलो उसको एक डायग्राम पे ड्रॉ कर देते हैं बेटा। दिस इज टीएस डायग्राम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम फॉर दिस प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले कहां पे है हवा हमारी, एटमॉस्फेरिक एयर पे, और सबसे पहले क्या हो रहा है उसको रैमिंग एक्शन हो रहा है, मतलब थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। बेटा कांस्टेंट प्रेशर लाइंस ना टीएस डायग्राम पे ऐसे ड्रॉ करी जाती हैं, ऐसे इस तरीके से। मैं कहूं ये जो लाइन है मेरी, ये मेरी 1 बार पे है, ये लाइन मेरी 2 बार प्रेशर पे है, ये लाइन मेरी 3 बार प्रेशर पे है। ठीक है, दिस इज हाउ आई ड्रॉ द डायग्राम। मैं इस पे यहां कोई पॉइंट ले लूं, यहां कोई पॉइंट ले लूं, मैं यहां ले लूं, या इस लाइन पे ऊपर कहीं पॉइंट ले लूं, उस पे प्रेशर हमेशा 1 बार ही रहेगा। यहां पर भी प्रेशर 1 बार है, यहां पर भी प्रेशर 1 बार है, और यहां पर भी प्रेशर 1 बार है। सिमिलरली अगर मैं इस पे यहां कोई पॉइंट लेता हूं, यहां कोई पॉइंट लेता हूं, या यहां लेता हूं, तो मेरे भाई इस पे प्रेशर सब जगह 2 बार ही रहेगा। ठीक है, दिस इज हाउ द कांस्टेंट प्रेशर लाइंस आर ड्रॉन इन टीएस डायग्राम। ये थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट है, मैंने आपको बता दिया। अब क्यों मैंने ऐसा बताया मैं आपको बता देता हूं। इस पे कांस्टेंट प्रेशर लाइन बनाई जाएंगी। सबसे पहले एक लाइन बनाई है एटमॉस्फेरिक एयर के लिए। एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर सबसे कम होगा, सबसे कम। रेफ्रिजरेट स्पेस क्राफ्ट के अंदर या फिर एयरक्राफ्ट के अंदर जो प्रेशर होता है या टेम्परेचर होता है वो आउटसाइड टेम्परेचर से ज्यादा या कम मेंटेन किया जा सकता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, वही हीट पंप की तरह भी काम कर सकता है और वही रेफ्रिजरेटर की तरह भी काम कर सकता है। सेम डिवाइस कैन बी यूज्ड एज हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है बेटा एसएससी जेईई में कि सेम डिवाइस को यूज कर सकते हैं नहीं। आप कोई बदल दो ना, आप एक बार उधर से हीट सप्लाई कर रहे हो, आप उस तरफ से, मतलब एक लोअर टेम्परेचर रीजन होगा, एक हायर टेम्परेचर रीजन होगा। आप अगर क्यूएल की तरफ अपने वो लगा दोगे, कमरे की तरफ क्यूएल लगा दोगे कोई, तो ठंडा आनी स्टार्ट हो जाएगी, लोअर हीट, और हायर वाई लगा दोगे तो गर्मी आनी स्टार्ट हो जाएगी। सो सेम डिवाइस कैन बी यूज्ड एज हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर। चलिए, एटमॉस्फेरिक एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर पे सबसे कम प्रेशर सबसे कम टेम्परेचर होगा, तो सबसे कम वाला प्रेशर लाइन यहां ड्रॉ कीजिए। ये मेरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, 1 से लेके 2 तक, यहां पे कोई काम दिया गया आपने नहीं, आपने डिफ्यूजन की मदद से प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाया। तो एक डिफ्यूजन वाली लाइन बनाई है। मैंने कहा ये मेरी लाइन है डिफ्यूजन की। अच्छा, इन दोनों में कांस्टेंट गैप होना चाहिए लाइनों में, ऐसा ना हो दोनों आगे जाके मिल जाए, कांस्टेंट गैप होगा। ये है मेरी रैम एयर प्रेशर, रैम एयर प्रेशर। तो मैंने क्या काम किया, मैंने इसको कंप्रेस किया, कहां से कहां तक, पॉइंट 1 से 2 तक, पॉइंट 1 से 2 तक प्रेशर बढ़ाया मैंने, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ाए, और ये कंप्रेशन होगा आइसेंट्रोपिक, पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। ठीक है बेटा, कभी कभी क्या होता है मेरे भाई, कभी कभी ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस ना देके खेल जाते हैं, ये कहते हैं कि इसकी एफिशिएंसी है। मतलब आइसेंट्रोपिक तो हम तब मान रहे हैं ना जब कोई लॉस हो ही नहीं रहा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक के कोई लॉस नहीं हुआ, जितनी आपने एनर्जी दी सारी की सारी हीट में चली गई। ठीक है, लेकिन 100% एफिशिएंसी नहीं मिलती हमें कहीं भी, आइसेंट्रोपिक में मिलेगी 100%, तो हमें 100% नहीं मिलती। एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है, एक्चुअल प्रोसेस ये होता है, एक्चुअल पॉइंट ये मिलेगा। तो कभी कभी वो ऐसा कर सकता है, एक न्यूमेरिकल हम करेंगे, तब आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। एक न्यूमेरिकल में ऐसा है, जो न्यूमेरिकल मैंने आपके लिए डिजाइन किए हैं, उस न्यूमेरिकल में एक में ऐसा है कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस नहीं दिया है, तो 2 पे ना पहुंच के एक्चुअल में आप 2' पे पहुंचेंगे। अब बेटा ये मैं थर्मोडायनेमिक्स को ज्यादा जाऊंगा ना तो यार रल जाएंगे, बस इतना याद रखो कि ये 100% एफिशिएंसी है और ये एक्चुअल है, तो एक्चुअल अपॉन आइसेंट्रोपिक कर देता है, कम अपॉन ज्यादा होता है हमेशा।
कम अपॉन ज्यादा, दैट इज आइसेंट्रोपिक अपॉन एक्चुअल डिफ्यूजर के केस में। चलिए यहां तक आ गए। अब क्या हो रहा है, अब ये रैम एयर कंप्रेसर में गई और कंप्रेसर के अंदर इसका प्रेशर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया, बहुत ज्यादा हाई हो गया। कंप्रेसर का मैं दिखा देता हूं ग्रीन कलर से, बहुत ज्यादा हाई हो गया, ये हो गया कंप्रेसर प्रेशर, कंप्रेशर प्रेशर, ये कंप्रेशर प्रेशर लाइन हो गई। तो बेटा क्या करा हमने, हम क्या कह रहे हैं, हमने कहा कि ये जो है प्रोसेस एक्चुअल में यहां पहुंचा 2' पे, तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, मैं यहां से स्टार्ट करूंगा अब इधर से, ठीक है। एक्चुअल में यहां पे पहुंचा, कंप्रेशन करना है 2 से 3 तक, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन सीधी लाइन आएगी, मतलब ये हो गया 3। लेकिन अगर ये आइसेंट्रोपिक नहीं हुआ, अगर ये आइसेंट्रोपिक नहीं हुआ, अगर ये आइसेंट्रोपिक नहीं हुआ तो यहां पे भी कुछ लॉस होगा और एक्चुअल में कंप्रेशन यहां तक होगा, एक्चुअल में कंप्रेशन यहां तक होगा 3' तक, ठीक है। एक्चुअल में कंप्रेशन होगा 3' तक अगर आइसेंट्रोपिक नहीं हुआ। चलिए हमने क्या काम करा, पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रैम एयर तक गए, फिर रैम एयर से हम गए कंप्रेसर प्रेशर। अब हम यहां से जा रहे हैं, ये हमारा एक्चुअल प्रोसेस है जो डॉटेड लाइन से दिखाई दे रहा है, दिस इज अवर एक्चुअल प्रोसेस डॉटेड लाइन से, और ये है हमारे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस स्ट्रेट लाइन से जो बनाए जा रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में, हम इस लाइन को एक्चुअल फॉलो कर रहे हैं डॉटेड वाली को। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम 3 पॉइंट पे आ गए। 3 पॉइंट के बाद आप यहां देखेंगे कांस्टेंट प्रेशर है और हीट एक्सचेंजर में भी कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन हुआ। इसका मतलब जो प्रेशर हमें यहां मिला कंप्रेसर के एग्जिट पे, वट एवर प्रेशर वी विल गेट एट द एग्जिट ऑफ द कंप्रेसर, दैट विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द हीट एक्सचेंज प्रोसेस, that will remain constant throughout the heat exchange process because there is no pressure drop or pressure increase inside the heat exchanger, there is only a reduction of the temperature of the air। केवल टेम्परेचर कम किया हमने हीट एक्सचेंजर में, प्रेशर कहीं भी कम नहीं किया। तो इसी लाइन पे आना पड़ेगा, मैं बस यही बताना चाह रहा था, इसी लाइन पे आओगे मतलब हीट एक्सचेंजर तो होगा, हीट एक्सचेंज होगी तो टेम्परेचर तो ड्रॉप होगा, यू विल हैव टू रिड्यूस द टेम्परेचर, टेम्परेचर रिड्यूस होगा लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो यही लाइन है, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो लाइन विल बी द सेम। देखिए ये लाइन आएगी यहाँ पे, इसी लाइन के ऊपर आपको आना पड़ेगा हीट ड्रॉप करते हुए, क्योंकि टेम्परेचर तो ड्रॉप करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 तक आपने टेम्परेचर तो रिड्यूस कर दिया लेकिन प्रेशर रिड्यूस नहीं करा। मैं बात करूं P4 कितना है, P4 P3 और P3 के इक्वल है। प्रेशर एट पॉइंट नंबर 4, प्रेशर एट पॉइंट नंबर 4 दैट इज एट द एग्जिट ऑफ द हीट एक्सचेंजर, इट इज सिमिलर टू और इट इज इक्वली सेम टू द एयर कमिंग आउट फ्रॉम द कंप्रेसर। कंप्रेसर से जो एयर बाहर आ रही है उसका प्रेशर और हीट एक्सचेंजर से जो प्रेशर बाहर आ रही है उसका प्रेशर बिल्कुल सेम है। बस ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट याद रखना था यहाँ पे। नाउ क्या हुआ, कूलिंग टरबाइन के अंदर गई एयर, हमारी कूलिंग टरबाइन के अंदर गई। कूलिंग टरबाइन से कहाँ जाएगी, हवाई जहाज के अंदर जो केबिन है उसका, ठीक है। कूलिंग टरबाइन के अंदर क्या होगा, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में क्या क्या होगा, प्रेशर भी रिड्यूस होगा और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा रिड्यूस होगा, जब भी तो ठंडक मिलेगी, जब भी तो ठंडक मिलेगी। तो ये प्रेशर कितना रखा जाता है भाई, ये प्रेशर आपका रखा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर और रैम एयर प्रेशर के बीच में, यहां ये आएगा आपका केबिन प्रेशर। केबिन प्रेशर मतलब हवाई जहाज के अंदर जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा, क्यों रखते हैं ऐसा, अगर उसका प्रेशर हम कम कर देंगे, अगर उसका प्रेशर हम कम कर देंगे तो भाई हवाई जहाज ऐसे क्रश हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। आप बोतल के अंदर से अगर हवा निकाल देते हो, आप बोतल के अंदर से अगर हवा निकाल दोगे, वैक्यूम क्रिएट कर दोगे, बोतल पिचक जाएगी, नहीं पिचक जाएगी। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर चारों तरफ से उस पर अप्लाई होगा और वो क्रश हो जाएगा पूरी तरीके से। और हवाई जहाज कितनी हाइट पे मूव करता है, हवाई जहाज 0 किलोमीटर से, यहाँ से धरती के सरफेस से 35,000 फीट तक, 40,000 फीट तक हाइट तक मूव करता है। जैसे ही उसकी हाइट वेरी करेगी वैसे ही बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी करेगा, वेरी करेगा। जितना आप धरती के नजदीक आते जाओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, जितना आप धरती से दूर आसमान में ऊपर चलते चले जाओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता चला जाएगा। पता चल रहा है आपने प्रेशर बिल्कुल एटमॉस्फेयर के इक्वल कर दिया एट ए हाइट ऑफ 30,000 फीट। 30,000 फीट पे आप क्रूजिंग कर रहे थे हवाई जहाज के अंदर और आपने कहा कि ठीक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल कर देते हैं प्रेशर को।
आप लैंडिंग का समय आया, भाई हवाई जहाज को नीचे भी तो लेकर आना पड़ेगा। आप आ गए 5,000 फीट पे, प्रेशर हो गया ज्यादा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया ज्यादा, अंदर का प्रेशर हो गया कम, भाई हवाई जहाज पिचक जाएगा, जैसे बोतल पिचक जा रहा है। तो इसीलिए हमेशा हवाई जहाज के प्रेशर को, केबिन के इनसाइड के प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन से ऊपर रखा जाता है। ठीक है, आप कहां तक इसको एक्सपेंड करोगे, टरबाइन से, टरबाइन से एक्सपेंड करेंगे पॉइंट नंबर 5 तक, कैबिन प्रेशर तक इसको एक्सपेंड करेंगे। तो इसका प्रेशर और टेम्परेचर ड्रास्टिकली रिड्यूस होगा। ये भी ये भी आइसेंट्रोपिक होगा। अगर प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज आइसेंट्रोपिक, तो ये सीधी लाइन आएगी। अगर ये आइसेंट्रोपिक नहीं हुआ, रियल में आइसेंट्रोपिक कोई प्रोसेस नहीं होता, एक्चुअल प्रोसेस विल बी लाइक दिस। हियर वी विल गेट पॉइंट नंबर 5 डैश, पॉइंट नंबर 5 डैश। ठीक है, हमें 5 डैश निकालना पड़ेगा। तो हमारी एक्चुअल साइकिल जो बनी वो ये बनी, 1 to 2 डैश, 2 to 3 डैश, 3 डैश to 4 एंड 4 to 5 डैश। यहां तक केबिन के अंदर एयर आ गई। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहां मिला आपको? अभी तक केबिन के अंदर एयर यहां पे आई है, 5 डैश के अंदर बिल्कुल केबिन में हवा ने एंट्री करी, भैया रेफ्रिजरेशन इफेक्ट तो मिला ही नहीं। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट वुड बी समवेयर हियर। हियर वी विल गेट ए 0.6, here we will get a 0.6, and from 5 dash to 6, from 5 dash to 6 we will be getting refrigeration effect, refrigeration effect। ठीक है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें यहां पे मिलेगा। 6 क्या है? 6 इज द एक्चुअल टेम्परेचर, एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ ऑल द इक्विपमेंट्स और पीपल सिटिंग इनसाइड द केबिन ऑफ एयरक्राफ्ट। वो लोग और वो इक्विपमेंट जो कि एयरक्राफ्ट के अंदर रखे हुए हैं, केबिन के अंदर, वो जो हीट जनरेट कर रहे हैं, उनका जो टेम्परेचर है, दैट इज पॉइंट नंबर 6। और 5 डैश क्या है? 5 डैश इज द टेम्परेचर ऑफ द कूल एयर कमिंग आउट फ्रॉम द एक्सपेंशन टर्बाइन, जो इस टर्बाइन से बाहर आ रही है। ये बहुत कम टेम्परेचर है, ये बहुत हाई टेम्परेचर है, दोनों में हीट जनरेट होगी, वो हीट ट्रांसफर होगा और हीट ट्रांसफर होके अंदर ठंडक महसूस होगी। दिस इज द टीएस डायग्राम फॉर सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, एंड दिस इज द ब्लॉक डायग्राम फॉर सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। मैं यहाँ पे नीचे आपको लिख देता हूं साइकिल, साइकिल, साइकिल 1 to 2 to 3 to 4 to 5 to 6, ये हमारी आइडियल साइकिल है। आइडियल साइकिल, आइडियल सिंपल रेफ्रिजरेशन साइकिल, आइडियल सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, रेफ्रिजरेशन साइकिल। अगर आइडियली हम मूव करेंगे रेफ्रिजरेटर के अंदर हवा की कंडीशन को चेक करने के लिए, तो भाई हमें ये साइकिल पे जाना पड़ेगा 1 to 2, 2 to 3, और ये 3 पॉइंट फिर यहीं से स्टार्ट होगा, ये 3 यहां तक जाएगा, 4 यहां तक आएगा, 5 यहां तक, बस ये 3, ये जो 2 डैश है ये गायब हो जाएगा, तो यहीं से एक सीधी लाइन बन जाएगी 3 पॉइंट तक। ठीक है, देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट ऑफ 2 डैश एंड 3 डैश। अगर हम बात करें एक्चुअल की, तो मेरे भाई साइकिल होगी, साइकिल होगी 1 to 2 डैश to 3 डैश to 4 to 5 डैश to 6। ये हमारी एक्चुअल साइकिल है, एक्चुअल सिंपल, सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। गॉट इट? एक्सप्लेनेशन इसकी मैं आपको बता चुका हूं, आपको थ्योरी में क्या लिखना है, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। टीएस डायग्राम इज दिस, इसमें हवा के साथ क्या क्या हुआ बस उसको हमने यहां पे ड्रॉ कर दिया, तो हमने टीएस डायग्राम बना लिया। ठीक है, दिस इज सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। चलिए, इसमें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, सिर्फ एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कंप्रेसर से जो हवा बाहर आई उसका प्रेशर हीट एक्सचेंजर के इनलेट और हीट एक्सचेंजर के आउटलेट के बराबर होगा, क्योंकि प्रेशर बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं होता, सिर्फ टेम्परेचर हम रिड्यूस करते हैं। ठीक है, चलिए, ये हमारी हो गई पहले टाइप की साइकिल। दूसरा जो आपके सिलेबस में है, दैट इज बूट स्ट्रैप, बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, रेफ्रिजरेशन साइकिल।
अगर आप मुझसे पूछेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट साइकिल आपकी यही है, बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल की एक समस्या है, आप बहुत ज्यादा कूलिंग प्रोवाइड नहीं करा पाओगे। क्यों नहीं करा पाओगे भैया? आप रैम एयर का इस्तेमाल कर रहे हो हीट एक्सचेंजर के अंदर। यहाँ देखिए ना, आप रैम एयर का इस्तेमाल कर रहे हो हीट एक्सचेंजर के अंदर। रैम एयर का टेम्परेचर अपने आप ही हाई है, थोड़ा सा तो हाई है ही। रैम एयर का टेम्परेचर अपने आप हाई है, आप उसी का इस्तेमाल कर रहे हो। भाई वही बात है कि मैंने आपको बताया एग्जांपल में, एक आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस पे तेल है, एक आप पे 300 डिग्री सेल्सियस पे तेल है। आपको 300 वाले को ठंडा करना था, आपने क्या काम किया, उसको एक डिब्बे में भरा और 100 डिग्री सेल्सियस वाले के अंदर रख दिया। नो डाउट उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये काम ज्यादा इफेक्टिव होगा या ये काम ज्यादा इफेक्टिव होगा कि आप उसको किसी और कम टेम्परेचर के, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस वाले पानी के अंदर रख दो या तेल के अंदर रख दो, कौन सा ज्यादा इफेक्टिव होगा, किसमें अच्छी कूलिंग मिलेगी? अगर आप पे कॉमन सेंस है तो आप बता सकते हैं विदाउट द नॉलेज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के 0 डिग्री सेल्सियस वाले पे ज्यादा आपको कूलिंग मिलेगी। बस बूट स्ट्रैप यही काम करता है। बूट स्ट्रैप में आप एक और हीट एक्सचेंजर इस्तेमाल करते हैं और एक और कंप्रेसर इस्तेमाल करते हैं जिसे कहा जाता है ऑक्सिलरी कंप्रेसर। ऑक्सिलरी कंप्रेसर, सेकेंडरी कंप्रेसर। यहां पे हमने क्या काम किया, यहां से रैम एयर आई, कंप्रेसर में गई और ये मेन कंप्रेसर है हमारा, इसी का काम इंजन को चलाना है। हवाई जहाज को भी यही कंप्रेसर रन कर रहा है और यही कंप्रेसर हमने यूज कर लिया, इसी में से थोड़ी सी हवा निकाल ली और उसी को कूलिंग के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो भैया ये प्राइवेट जेट टाइप के जो हवाई जहाज होते हैं ना छोटे, जिसमें बहुत कम कूलिंग की आवश्यकता हो, ये उन्हीं के लिए यूज होता है सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। बल्कि अभी मॉडर्न एयरक्राफ्ट में तो ये यूज होना बंद ही हो गया, ये यूज ही नहीं होता। सब में बूट स्ट्रैप चल रहा है, बूट स्ट्रैप या वो चलता है रैम एयर रिडक्शन। वो आपकी फोर्थ टाइप की साइकिल है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले आपको मैं बूट एयर का डायग्राम बना के दिखा देता हूं। देखिए सिमिलर डायग्राम बनेगा बिल्कुल। सबसे पहले आप ब्लॉक बनाएंगे जहां से हवा एंट्री करेगी। सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे ब्लॉक जहां से हवा एंट्री करेगी। फिर डिफ्यूजर, क्योंकि रैमिंग तो करनी ही करनी है। ये हो गए आपके डिफ्यूजर। डिफ्यूजर ठीक है जी। यहां से आपकी एंट्री लेगी एटमॉस्फेरिक एयर, दैट इज पॉइंट नंबर 1। एटमॉस्फेरिक एयर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे है। ये रैमिंग इफेक्ट के थ्रू इसको हम वेलोसिटी इसकी 0 करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी, और इसकी टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाएंगे, तो यहां पे हमें मिलेगी रैम एयर। रैम एयर, रैम एयर ठीक है। देन दिस विल फर्दर पास टू द कंप्रेसर, मेन कंप्रेसर, क्योंकि हवा तो हमें चाहिए ही चाहिए भाई, हवा का काम तो कंबशन चैम्बर के लिए है। एयर रेफ्रिजरेशन में तो हम इसको बस इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमें फायदा दिख गया, वरना आग लगाने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए ना। हवाई जहाज के बिना कंबशन चैम्बर के उड़ेगा क्या? आपकी जो गाड़ी में पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन है उसमें भी तो आप हवा भेजते हो ना, एयर फ्यूल मिक्सचर भेजते हो। पेट्रोल में एयर फ्यूल मिक्सचर और डीजल में सिर्फ हवा भेजते हो आप, क्योंकि बिना हवा के आग नहीं लगेगी। कंप्रेसर और टरबाइन, भाई मोमबत्ती जल रही है, जल्दी मोमबत्ती के ऊपर उल्टा गिलास रख दो, थोड़ी देर में बंद हो जाएगी। क्यों बंद हो जाएगी? क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी आसपास की, तो ऑक्सीजन चाहिए आपको कंबशन कराने के लिए। दिस रैम एयर इज ट्रांसफर्ड टू द कंप्रेसर, transferred to the compressor, and after this compressor high temperature high pressure air is taken out, which is further transferred for the combustion process in the combustion chamber. combustion मतलब ब्लास्ट होना, आग लगना। कंबशन चैम्बर में आप इसको प्रोवाइड करा दे रहे हो और ये यहां से चली जा रही है टरबाइन में। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये वो टरबाइन है जो हवाई जहाज को चलाने में इस्तेमाल हो रही है, जो हवाई जहाज को चलाने के लिए इस्तेमाल करी जा रही है। ठीक है, यहां से ही हमने बिल्कुल सिंपल एयर साइकिल का तक का डायग्राम है, देखो यहां तक आपको अगर ध्यान से नजर आ रहा हो तो, इसी में से थोड़ी सी हवा बाहर निकाल ली,
कंप्रेसर में से ही थोड़ी सी हवा बाहर निकाल ली और यहाँ पे एक हीट एक्सचेंजर में भेज दी, एक हीट एक्सचेंजर के अंदर भेज दी। ठीक है बड़े भाई, एक हीट एक्सचेंजर के अंदर ये हवा गई, ये पाइप के अंदर ऐसे 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 मूव करेगी और धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी और ये आ गई बाहर। ठीक है जी, ये हो गया हमारा हीट एक्सचेंजर नंबर 1। दिस इज आवर हीट एक्सचेंजर नंबर 1। यहां तक हमारा ये प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर चला है सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल की। हीट एक्सचेंजर नंबर 1। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये हीट एक्सचेंजर नंबर 1 से हमारी हवा ठंडी हो गई, इसको एक ऑक्सिलरी कंप्रेसर में भेजेंगे। ऑक्सिलरी कंप्रेसर में, ऑक्सिलरी कंप्रेसर मतलब एक एक्स्ट्रा कंप्रेसर हम इस्तेमाल करेंगे जो स्पेशली होगा सिर्फ कूलिंग पर्पज के लिए। इस कंप्रेसर का काम है पूरे हवाई जहाज के लिए हवा को सप्लाई करना, हवाई जहाज के इंजन के लिए सप्लाई करना। इसका मेन काम रेफ्रिजरेशन का नहीं है, इससे साइड बाय साइड हम रेफ्रिजरेशन के लिए यूज कर ले रहे हैं। लेकिन अगर बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट आप इस्तेमाल कर रहे हो भाई, तो वहां पे आपको एक अलग से कूलिंग सिस्टम के लिए कंप्रेसर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम भेजेंगे फर्दर एक कंप्रेसर में, एक कंप्रेसर में इसको भेजा जाएगा। देखिए यहां से क्यों भेजा गया इस कंप्रेसर में, दिस इज अवर पॉइंट नंबर 3, दिस इज अवर पॉइंट नंबर 4। क्यों भेजा गया कंप्रेसर के अंदर भाई, ऑक्सिलरी कंप्रेसर के अंदर, इसी को कहते हैं बूट स्ट्रैप कंप्रेसर, बूट स्ट्रैप कंप्रेसर या ऑक्सिलरी कंप्रेसर। ऑक्सिलरी मतलब एक्स्ट्रा, ऑक्सिलरी कंप्रेसर क्यों भेजा गया। अब आप बड़े एयरक्राफ्ट के लिए डिजाइन कर रहे हो ठंडा करना रेफ्रिजरेशन सिस्टम। पहले आपके एयरक्राफ्ट में 10 आदमी बैठे हुए थे, छोटा सा प्राइवेट जेट था, उसके लिए ये सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सफिशिएंट था। इतनी हवा जो आप यहां से निकाल लेते ना, और इतना ही प्रेशर रिडक्शन आ सकता था मैक्सिमम, वो काफी है 10 आदमियों के लिए। अब आप डिजाइन कर रहे हो एतिहाद एमिरेट्स के लिए, ठीक है, जिसके अंदर भाई साहब आप बिठा के लेके जा रहे हो कम से कम 300 आदमी, 300 आदमी आप बिठा के लेके जा रहे हो, उन सबके लिए कूलिंग प्रोवाइड करानी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर रिडक्शन बढ़ा दो, प्रेशर रिडक्शन बढ़ा दो। कैसे, सीओपी का फॉर्मूला आपको याद होगा जो हमने बेल कोलमैन साइकिल का पढ़ा था, दैट वाज 1/1 आरपी की पावर गामा -1 ये फॉर्मूला आया था, वेयर आरपी इज पी हायर अपॉन पी लोअर, पी लोअर। मैं कह रहा हूं आप रेफ्रिजरेशन की एफिशिएंसी बढ़ा दो, मतलब आपको सीओपी बढ़ानी है, और सीओपी बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, ये वैल्यू आप जितनी घटाते चले जाओगे उतनी आपकी, सॉरी ये वैल्यू आप जितनी बढ़ाते चले जाओगे आपकी सीओपी बढ़ती चली जाएगी, उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो सीओपी बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, आपको प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। पी लोअर और पी हायर का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा आपकी सीओपी आएगी, उतनी ही ज्यादा आपकी सीओपी आएगी। तो ज्यादा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने का मतलब है कि हवा को और ज्यादा दबाओ, और ज्यादा कंप्रेस करो। अभी आप यहां से लेके यहां तक एक्सपेंड करा रहे हो, आप इससे ऊपर ले जाओ कंप्रेस करा के कहीं, वहां से एक्सपेंशन कराओ, तो हवा और ज्यादा ठंडी हो जाएगी। तो उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा, या तो इस कंप्रेसर का साइज बढ़ा दो, वरना एक अलग से छोटा कंप्रेसर इस्तेमाल कर लो। तो इस सिस्टम में एक छोटा कंप्रेसर इस्तेमाल किया जाता है जिसको बूट स्ट्रैप या ऑक्सिलरी कंप्रेसर कहते हैं। ठीक है, बूट स्ट्रैप या ऑक्सिलरी कंप्रेसर। अब क्या होगा, यहां पे आने के बाद कंप्रेसर में आई, कंप्रेसर से निकलती भाई साहब दोबारा इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, दोबारा इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हवा का टेम्परेचर बढ़ गया। दिस इज पॉइंट नंबर 5। अब फिर क्या करना पड़ेगा, जितनी बार हम कंप्रेस करेंगे हमें उतनी बार हवा ठंडी करनी पड़ेगी, क्योंकि कंप्रेसर की एक कमी होती है, कंप्रेसर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ा देता है। हमें प्रेशर तो हाई चाहिए लेकिन टेम्परेचर लो चाहिए, प्रेशर से हमें मतलब नहीं है, हमें टेम्परेचर से मतलब है। तो क्या करेंगे, इसको दोबारा ठंडा करने के लिए भेजेंगे, एक और हीट एक्सचेंजर इस्तेमाल होगा, एक और हीट एक्सचेंजर इस्तेमाल होगा जिसमें हम इसको ठंडा करने के लिए भेज देंगे हवा को। यहां से हवा अंदर जाएगी, ऐसे मूव करेगी और मूव करती करती ठंडी हो जाएगी, यहां से बाहर आ गई। ठीक है, यहां से ये बाहर आ गई। अच्छा, ठंडी कैसे हो रही है, ये ठंडी कैसे हो रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिंपल एयर साइकिल के अंदर हो रही थी। ये जो रैम एयर है इसका टेम्परेचर इस वाले से कम है,
रैम एयर का कंप्रेसर की हवा से कम टेम्परेचर है, तो इसी को सप्लाई किया जाता है दोनों के दोनों हीट एक्सचेंजर्स में। इसी को सप्लाई किया जाता है दोनों हीट एक्सचेंजर्स में, रैम एयर फॉर कूलिंग, रैम एयर फॉर कूलिंग। ठीक है, ये दोनों हीट एक्सचेंजर में बाहर फ्लो करेगी और गर्म हवा अंदर पाइप में फ्लो करेगी, तो ये अल्टीमेटली उसको ठंडा कर देगी, अल्टीमेटली उसको ठंडा कर देगी। रैम एयर फॉर कूलिंग, और इनको बाद में बाहर निकाल दिया जाता है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर। ठीक है, डायरेक्ट इसको एटमॉस्फेयर में बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि इसका ज्यादा कुछ काम नहीं होता। अच्छा, ये कंप्रेसर रन कर रहा है, तो इस कंप्रेसर को रन करने के लिए भाई किसी शाफ्ट की जरूरत पड़ेगी, पावर की जरूरत पड़ेगी। वो पावर हमें मिलती है इस टरबाइन से, जो टरबाइन हम इस्तेमाल करेंगे कहाँ के लिए, एक्सपेंशन के लिए। जो टरबाइन हम इस्तेमाल करेंगे एक्सपेंशन प्रोसेस के लिए, हमें यहां से। अच्छा, आप ये मत मानना भैया, एक और चीज, यू आर मैकेनिकल इंजीनियर, ऐसा मत मानना कि ये हम खामोखा डिब्बे उल्टे सीधे बना देता हूं मैं। भाई साहब, टरबाइन के इनलेट पे प्रेशर कम होगा, आउटलेट पे प्रेशर ज्यादा होगा, तो इसका मुंह इधर को बढ़ता हुआ होना चाहिए, इसके आउटलेट की तरफ इसका मुंह बढ़ता हुआ होना चाहिए। कंप्रेशर के इनलेट पे प्रेशर कम होगा, आउटलेट पे प्रेशर, वो सॉरी, इनलेट पे प्रेशर कम होगा, ज्यादा होगा, और आउटलेट पे प्रेशर और ज्यादा हो जाएगा, तो इसका घटता हुआ होना चाहिए। मतलब आप कंप्रेस करते जा रहे हो, आप कंप्रेस करते जा रहे हो, प्रेशर को कंप्रेस करते जा रहे हो किसी चीज को, और यहाँ पे आप एक्सपेंड करते जा रहे हो। इसीलिए टरबाइन हमेशा एक्सपेंशन की तरफ होगी और कंप्रेसर हमेशा छोटे वाले साइड की तरफ होगा। चलिए, ये हो गया ऑक्सिलरी कंप्रेसर, और ये होगी हमारी कूलिंग टरबाइन। कूलिंग टरबाइन, इट इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर कूलिंग पर्पज ओनली। ठीक है, कूलिंग टरबाइन। कूलिंग टरबाइन की एंट्री पे क्या देना है हमको भाई, ये जो ठंडी हवा आ रही है ना दूसरे हीट एक्सचेंजर से, इसकी ठंडी हवा को यहाँ पे सप्लाई कर दो, यहाँ पे सप्लाई कर दो इसको, बस। अब यहाँ पे एक्सपेंशन मिलेगा, और एक्सपेंशन हो गया, हमें बहुत ज्यादा ठंडी हवा मिल जाएगी। ये वेरी कोल्ड एयर फॉर केबिन, बस यही आपका बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है। दिस इज योर बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, दिस इज पॉइंट नंबर 5। इसके अंदर हीट एक्सचेंजर है, तो इसके अंदर ही प्रेशर रिडक्शन नहीं होगा, तो यहाँ तक जो प्रेशर यहाँ मिलेगा वही प्रेशर यहाँ मिलेगा, और ये होगा हमारा पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6, दिस इज अवर हीट एक्सचेंजर नंबर 2, हीट एक्सचेंजर नंबर 2। बेटा, इससे ज्यादा एक्सप्लेन इस चीज को नहीं करा जा सकता। ठीक है, दिस इज अवर बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। इसका भी टीएस डायग्राम बना लेते हैं, इसका टीएस डायग्राम बना लेते हैं। टीएस, हवा के साथ क्या क्या हो रहा है, हवा के साथ क्या क्या हो रहा है ड्यूरिंग द रेफ्रिजरेशन साइकिल। दिस इज आवर टेम्परेचर एंड दिस इज आवर दिस इज अवर टेम्परेचर एंड दिस इज अवर एंट्रोपी। देखिए बच्चे, क्या हो रहा है, सबसे पहले एटमॉस्फेरिक एयर, कांस्टेंट प्रेशर लाइन ड्रॉ करो एटमॉस्फेरिक एयर के लिए। दिस इज अवर एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन। एटमॉस्फेरिक एयर रैम एयर तक गई, तो रैमिंग यहां तक होनी चाहिए, कहीं इसके आसपास, ज्यादा दूर तो नहीं, तो ये रैम एयर हो गया, रैम एयर। ठीक है, तो रैम एयर में क्या हुआ भैया, सबसे पहले इसको पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 तक लेकर गए, प्रेशर बढ़ाया हमने, प्रेशर बढ़ाने के साथ टेम्परेचर भी बढ़ गया, प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ गया। अगर ये वो नहीं हुआ हमारा, मैं येलो से ड्रॉ करूंगा अब, अगर ये हमारा आइसेंट्रोपिक हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि हम क्या मान के चल रहे हैं। इफ इट इज गिवन दैट हियर दैट एयर इज कमिंग इनसाइड द इंजन एंड यूजिंग द आइसेंट्रोपिक डिफ्यूजर, using the isentropic ramming process, its pressure is increased,
तो हम मानेंगे आइसेंट्रोपिक है। लेकिन अगर आइसेंट्रोपिक नहीं हुआ तो एक्चुअल में कहां जाएगा, एक्चुअल में ऐसे आएगा, ऐसे, यहां हमें 2 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, 2 पॉइंट मिलेगा, मतलब टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, एक्चुअल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। एक सेकंड बेटा, पानी पी लूंगा जरा। पानी पी लेता हूं, आगे बढ़ते हैं। चलो, फिर क्या हुआ, रैम को हमने भेजा कंप्रेसर के अंदर, कंप्रेसर के अंदर। अब आप ये मत भूलिएगा हमको 2 प्रेशर ड्रॉ करने हैं, तो थोड़ा नजदीक कर लेते हैं बेटा, है ना। ये हो गया कंप्रेसर 1, कंप्रेसर 1, पहले कंप्रेसर का प्रेशर, प्रेशर ऑफ कंप्रेसर 1। ठीक है, हमने क्या काम किया, इसको हमने कंप्रेस किया, कंप्रेस किया हवा को, कहां से लेकर कहां तक, यहां से लेकर यहां तक। बेटा एक चीज ध्यान रखना, ये 2 जो है ना इसमें, ये 2 हमारा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा, और ये होगा, सॉरी एक सेकेंड यार, वेट, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं यहाँ पे बच्चे, कि ये मेरा एयर प्रेशर हो गया और ये मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। ये है मेरा आइडियल रैम एयर प्रेशर, आइडियल रैम एयर प्रेशर। पर एक्चुअल में लॉस हो रहा होगा एनर्जी का, एक्चुअल में प्रेशर यहां तक नहीं पहुंचेगा, इससे थोड़ा कम पहुंचेगा, तो प्रेशर कहीं यहां तक आएगा। ये होता है एक्चुअल, एक्चुअल प्रेशर कम मिलेगा मुझे रैमिंग में, एक्चुअल प्रेशर कम मिलेगा, तो प्रेशर मेरा यहां तक आएगा, यहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं तो यहां तक का टेम्परेचर मिलेगा। ये होगा मेरा एक्चुअल प्रोसेस 2 कैसे कह रहा हूं मैं बेटा, मैंने कहा कि कोई लॉस नहीं हो रहा, जब मैं रैमिंग इफेक्ट कर रहा हूं कोई लॉस नहीं हो रहा, मतलब टेम्परेचर तो मेरा बढ़ेगा और प्रेशर भी बढ़ेगा। लेकिन जब कोई लॉस नहीं होगा, जब कोई लॉस नहीं होगा, तो प्रेशर मेरा ज्यादा जाना चाहिए, तो प्रेशर ऊपर जाएगा। और अगर लॉस हो रहा है एक्चुअल प्रोसेस में, तो प्रेशर कम हो जाना चाहिए, टेम्परेचर भी कम होगा और प्रेशर भी कम होगा। हमने कहा टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रख दिया, लेकिन प्रेशर थोड़ा नीचे आएगा इससे। ठीक है, तो एक्चुअल साइकिल ये बनेगी। सिमिलरली इधर भी अगर मैं बात करूं, इधर मैंने रैम एयर कहां दिखाई है, यहाँ पे, तो आप ये मानिए, आप ये मानिए कि यहां तक ये होगा बेटा मेरा 2 पॉइंट, 2 पॉइंट विल बी लाइक दिस हियर, ये होगा 2 पॉइंट। ठीक है, एक्चुअल रैम प्रेशर से कम, लेकिन बहुत ही रेयर केस में ऐसा होगा कि आपको आइसेंट्रोपिक रैमिंग एक्शन ना दिया हो। ठीक है, वो आपके लेवल की चीज नहीं है, वो शायद ऊपर ईएसी वगैरह में पूछा जाता है सवाल। ठीक है, अगर आ गया तो मैंने आपको बता दिया कि लॉस हो रहा है, तो लॉस होने का मतलब है कि प्रेशर, एक्चुअल प्रेशर कम होना चाहिए। लॉस हो रहा है तो एक्चुअल प्रेशर कम होना चाहिए। आइसेंट्रोपिकली अगर यहां तक पहुंच रहे हैं तो इससे कम प्रेशर आना चाहिए, तो इससे कम प्रेशर थोड़ा सा डाउन आएगा। दिस इज अवर एक्चुअल प्रोसेस। आगे चलते हैं, हमने कंप्रेस किया, कंप्रेस कर दिया, कंप्रेसर के अंदर 0.2 से 3 तक। कैसे, आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस करेंगे तो भाई ये हो जाएगा मेरा प्रोसेस 2 से 3, 2 से 3। अगर आइसेंट्रोपिक नहीं हुआ, अगर आइसेंट्रोपिक नहीं हुआ तो कंप्रेशन ये होना चाहिए, 3 ठीक है, अगर आइसेंट्रोपिक नहीं हुआ तो कंप्रेशन ये होना चाहिए, लॉस मिलना चाहिए मुझे। चलिए इसमें भी देखिए, इसमें भी यही समस्या आएगी। आप एक सेकंड रुकिए, आप देखिए इसमें भी यही समस्या आएगी। एक्चुअल में कंप्रेशन यहां तक होना चाहिए मेरा, यहां तक, दिस विल बी माई 3 मतलब एक्चुअल मैं कह रहा हूं ये मेरा जो कंप्रेसर बना है, देखिए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये मेरा जो कंप्रेसर बना है, मैंने कहा अगर आप यहां से एक बार की हवा डालोगे, एक बार प्रेशर इधर है, तो ये यहां तक लाते लाते 3 बार प्रेशर कर देगा।
प्रेशर को 3 बार तक बढ़ा देगा। अगर आप आइसेंट्रोपिकली करोगे, आइसेंट्रोपिकली का मतलब है इसके अंदर मैं पिस्टन चला रहा हूं, हवा भर दी मैंने 1 बार प्रेशर पे और उसको दबाए जा रहा हूं वैसे, तो भैया ये कह रहे हैं कि आप जब उसको दबा रहे हो ना, तो इसकी जो ये दीवारें हैं, जो इसकी बॉडी है, इससे कोई भी हीट बाहर नहीं आ रही, कोई भी हीट बाहर नहीं आ रही, आप ये कह रहे हो। लेकिन ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा, हीट बाहर फ्लो होनी स्टार्ट होगी। तो एक्चुअल में आपको जो ये मिलेगा प्रेशर 2.9 या 2.8 बार तक मिलेगा एक्चुअल प्रेशर। आप कोशिश तो करोगे कि 3 बार ले लूं, लेकिन 3 बार आप ले नहीं पाओगे उससे कभी भी। आपको कितना मिलेगा प्रेशर? थोड़ा सा घटा हुआ प्रेशर मिलेगा एक्चुअल में, ठीक है। बस यही प्रेशर रिडक्शन में यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, यही प्रेशर रिडक्शन यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो कि लॉसेस के कारण होता है। अगर आइसेंट्रोपिक मान लेंगे तो कोई लॉस नहीं होगा, आइसेंट्रोपिक मान लेंगे तो कोई लॉस नहीं होगा, लेकिन एक्चुअल में तो लॉस होगा ना, थोड़ा सा प्रेशर कम मिलेगा। अब प्रेशर लाइन कैसी है? कांस्टेंट प्रेशर लाइन ये है, इससे नीचे वाली कहाँ मिलेगी? यहाँ मिलेगी, तो भैया थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाएगा। दिस इज वी अवर 3 फिर क्या करेंगे? अब क्या बात करते हैं मेरे भाई? अब बात करते हैं 3 से आगे, हीट एक्सचेंजर प्रोसेस। हीट एक्सचेंज होगी कहाँ पे? होगी कांस्टेंट प्रेशर पे। हीट एक्सचेंज विल बी एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब यहाँ। अब मैं आइसेंट्रोपिक मान के चल रहा हूँ, आइसेंट्रोपिक मान के चल रहा हूँ अब मैं, ठीक है, 3 और अगर आपको मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया, अगर आपको ज्यादा दिक्कत आए इस चीज में तो आप बेटा इसको यहीं पे बना देना। आप फिलहाल के लिए इतना ही याद रखो कि ये यहां बनेगा 3 पॉइंट, ठीक है। आप खुश रहो, चलो कंफ्यूज मत हो बिल्कुल। ये होगा हीट एक्सचेंजर 1 में। हीट एक्सचेंजर 1 कहां से होगा? 3 से लेकर 4 तक। कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर घटेगा, तो कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर घटेगा। देखो T3 का टेम्परेचर ज्यादा है, T4 पे टेम्परेचर कम है, तो ये हो गया हमारा 0.4। ये कोई आइसेंट्रोपिक वगैरह नहीं होता, इसमें तो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है ये, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर हो गया। अब कहां पे गई ये? इसके बाद में भैया दोबारा गया कंप्रेसर के अंदर, ऑक्सिलरी कंप्रेसर के अंदर। ऑक्सिलरी कंप्रेसर क्या करेगा? इसका प्रेशर और बढ़ा देगा, तो यहाँ पे ये कहीं आएगा ऑक्सिलरी कंप्रेसर का, कंप्रेसर 2, कंप्रेसर 2 प्रेशर लाइन, कंप्रेसर 2 की प्रेशर लाइन, ठीक है। ये क्या काम करेगा? ये इसका प्रेशर दोबारा बढ़ा देगा 4 से 5। और अगर ये आइसेंट्रोपिक हुआ तो 4 से 5, अगर आइसेंट्रोपिक नहीं हुआ तो ये यहाँ आएगा 5 पे, तो ये यहाँ आएगा 5 पे। दिस इज एट 5, सॉरी दिस इज एट 5 और ये होगा 5 ठीक है। अब यहां से कहां गई है? 5 से निकल के कहां गई? दोबारा हीट एक्सचेंजर पे, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्ट होगी, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्ट होगी, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्ट हुई और आप 0.6 तक पहुंच गए। यहां से अंदर गई है हीट रिजेक्ट करती हुई और यहां आ गई बाहर, ठीक है। अब क्या होगा? अब होगा बेटा एक्सपेंशन। अब होगा एक्सपेंशन, मतलब टरबाइन में एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन कहां तक होगा? एक्सपेंशन कहां तक होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर और केबिन प्रेशर पर। दिस इज माई केबिन प्रेशर लाइन, केबिन प्रेशर, दिस इज माई केबिन प्रेशर लाइन, ठीक है। और मैं इसको पॉइंट को थोड़ा इधर मान लेता हूं ताकि समस्या ना हो यार। यहां तक आ गया मेरा 0.6 और यहां से होगा एक्सपेंशन। एक्सपेंशन होगा मेरी जान, ये आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा तो एंट्रोपी कांस्टेंट रहनी चाहिए, सीधी लाइन आएगी, दिस इज 0.7। और अगर ये आइसेंट्रोपिक नहीं हुआ तो एक्सपेंशन कुछ ऐसे होगा, एक्सपेंशन कुछ ऐसे होगा, दिस इज पॉइंट नंबर 7 और अभी तक रेफ्रिजरेशन तो आपको मिला ही नहीं, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलेगा आपको यहाँ पे 8 होगा कोई पॉइंट, ये होगा आपका रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। सो बेटा बूटस्ट्रैप सिस्टम इज दिस, this is the TS diagram for bootstrap system, this is the block diagram for bootstrap system. What we are doing, why we are using bootstrap system? Because
In simple air refrigeration cycle, sufficient refrigeration is not provided using the single compressor or single heat exchanger. So we are using an auxiliary compressor and another heat exchanger. So there are two heat exchangers are used in bootstrap system, and another auxiliary compressor is used along with the main compressor to enhance the refrigeration effect. ठीक है. First of all, atmospheric air is entered in the diffuser, and we get the rammed air. This rammed air is further transferred to the compressor, the main compressor, which increases the pressure and temperature of the incoming rammed air. Then this high pressure and high temperature air is transferred in the combustion chamber. Some part of this high pressure high temperature air is leaked out inside the heat exchanger for the cooling purpose. Heat exchanger number 1, where it rejects heat at a constant pressure process. This high pressure low temperature air is further transferred to the another auxiliary compressor, where its temperature and pressure is further increased. Then this high temperature and high pressure air coming out from auxiliary compressor is further transferred to heat exchanger number 2, which is there to reduce the temperature of this air coming out from auxiliary compressor. By transferring it to the heat exchanger number 2, its temperature decreased, and this low temperature high pressure air is further transferred in the cooling turbine for the expansion purpose, where it expands and it reduces its pressure and temperature drastically, and this low pressure low temperature air is transferred in the cabin for the cooling purpose, where we get the refrigeration effect. I hope you get it. इस एयर के साथ 0.1 से लेकर 0.67 तक जो कुछ भी हुआ वो मैंने आपको यहाँ टीएस डायग्राम में बेटा एक्सप्लेन कर दिया है. ठीक है. सीओपी ही निकाली जाती है, इसकी भी ये साइकिल बनेगी. अच्छा, आप एक चीज देख रहे हो, इस एयर को हम वापस यहाँ नहीं लेके जा रहे 0.1 पे, इन्हें बाहर निकाल देना है. तो ये सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल की बात करूं या मैं इसकी बात करूं, इस साइकिल की बात करूं, ये दोनों की दोनों मॉडिफाइड वर्जन है बेल कोलमैन साइकिल का. ये ओपन एयर साइकिल है. ओपन एयर साइकिल मतलब आपने एयर ली, उसके साथ कुछ करा और यहाँ पे लाके बाहर छोड़ दी दोबारा एटमॉस्फेयर में, फिर आप एयर ले रहे हो, फिर कुछ कर रहे हो और फिर दोबारा बाहर छोड़ रहे हो. सो दीज आर ओपन एयर साइकिल्स. ठीक है. तो दिस इज अवर बूट स्ट्रैप रेफ्रिजरेशन साइकिल. नेक्स्ट जो हमारी आती है दैट इज रीजनरेटिव एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम. दैट इज regenerative air refrigeration system. Regenerative air refrigeration system या रेफ्रिजरेशन साइकिल. बड़े भाई, रीजनरेटिव का मतलब होता है किसी चीज को जिसे आपने जनरेट करा हो उसे वापस अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करना, उसे वापस अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करना. ये बूट स्ट्रैप का अपडेटेड वर्जन है. बूट स्ट्रैप का अपडेटेड वर्जन है. इसमें ऑक्सिलरी कंप्रेसर इस्तेमाल नहीं होता. बस इसमें आप ऑक्सिलरी कंप्रेसर इस्तेमाल नहीं करते. सबसे पहले आप यही बक्सा बनाएंगे. ये बक्सा आपको सब में बनाना है. ठीक है. ये बनाया आपने, यहाँ पे आपने कहा कि ये मेरी डिफ्यूजर्स हो गए, दीज आर माई डिफ्यूजर्स. ठीक है. और this is my atmospheric air. एटमॉस्फेरिक एयर 0.1 से एटमॉस्फेरिक एयर एंट्री लेगी और डिफ्यूजर मुझे रैम एयर ला के देगा इधर. रैम एयर मतलब इसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाएगा कुछ डिफ्यूजर प्रोसेस के थ्रू. ठीक है. इसको मैं कहाँ भेजूंगा? कंप्रेसर के अंदर, मेन कंप्रेसर के अंदर, जहां पे ये कंबशन के लिए इस्तेमाल होगी. मेन कंप्रेसर के अंदर मैंने भेज दिया इसको. ठीक है. और ये कंप्रेसर चल किस चीज से रहा है? ये कंप्रेसर चल रहा है बड़े भाई टरबाइन की मदद से, जिससे पूरा हवाई जहाज रन हो रहा है हमारा. और ये दोनों कपल्ड हैं एक शाफ्ट की मदद से. मतलब इस कंप्रेसर को ये टरबाइन ही चला रही है. ये दोनों कपल्ड हैं एक शाफ्ट की मदद से. दिस इज कंप्रेसर एंड दिस इज टरबाइन. यहां से रैम एयर आई अंदर
और हमें यहाँ से क्या मिलेगी बेटा, यहाँ से हमें मिलेगी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर एयर, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर एयर which is further transferred for the combustion in the combustion chamber, which is further transferred for the combustion in the combustion chamber, combustion, रुकिए नीचे लिख देता हूँ, है ना, कंबशन आग लगना, ब्लास्ट होना, कंबशन चैम्बर जो भी तेल वेल फूक रहा है हवाई जहाज के अंदर वो यहाँ फूक रहा है कंबशन चैम्बर के अंदर, ठीक है, कंबशन चैम्बर में भेज दी और यहाँ से ये गई टरबाइन के अंदर, टरबाइन चल रही है इससे, यहीं से हमने थोड़ी सी हवा बाहर ले ली रेफ्रिजरेशन के लिए और उसको कहाँ भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे, अब तक तो डायग्राम रट्टा लग गया होगा यार, कहाँ भेजेंगे बड़े भाई, हीट एक्सचेंजर में, हीट एक्सचेंजर में, और हीट एक्सचेंजर में ठंडी किससे होगी, किस चीज से ठंडी होगी, ये रैम एयर है ना, इसका एक हिस्सा लिया जाता है यहाँ पे, अभी तक हम यही तो कर रहे हैं सारी साइकिल में, रैम एयर की सहायता से ठंडा करा रहे हैं, तो इसमें भी यही करेंगे, पाइप में गई और बाहर निकलते निकलते बीच में कहीं ठंडी हो गई, बाहर निकलते निकलते बीच में कहीं ठंडी हो गई, चलिए ठंडी हो गई है। अब यहाँ पे आता है डिफरेंस, यहाँ पे आता है डिफरेंस सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन और इसमें। सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन में हमने क्या करा था, आपको अगर याद हो बड़े भाई, सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में हमने हीट एक्सचेंजर के बाद सीधी टरबाइन में भेज दी थी और बूट स्ट्रैप में इस हीट एक्सचेंजर के बाद एक ऑक्सिलरी कंप्रेसर लगाया था। बट इन रीजनरेटिव एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल और सिस्टम वी डू नॉट यूज अनदर कंप्रेसर। हम इसमें हीट एक्सचेंजर तो दो यूज करेंगे लेकिन कंप्रेसर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कंप्रेसर दूसरे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दिस कूल्ड एयर इज फर्दर ट्रांसफर्ड इन अनदर हीट एक्सचेंजर। ये पहले ही ठंडी है, ये पहले ही ठंडी है हवा, इसको वापस से एक हीट एक्सचेंजर के अंदर मूव कराया जाता है और ठंडा कराने के लिए, और ठंडा कराने के लिए। बस यहाँ पे क्या होगा, रैम एयर का इस्तेमाल नहीं करा जाएगा ठंडा करने के लिए। अभी बताता हूँ किसका इस्तेमाल किया जाएगा। दिस एयर इज फर्दर ट्रांसफर्ड टू टरबाइन। अब क्या होगा, ठंडी हो गई, ये बहुत ज्यादा ठंडी हो गई, बहुत ही ज्यादा ठंडी हो गई, तो इसको टरबाइन में भेज दो, टरबाइन में एक्सपेंड होके और ठंडी हो जाएगी, प्रेशर भी घटा लेगी अपना, प्रेशर भी घटा लेगी। दिस इज अवर कूलिंग टरबाइन, कूलिंग टरबाइन, कूलिंग टरबाइन, ये होगा हमारा कूलिंग टरबाइन। और कूलिंग टरबाइन से हवा भेज दी जाती है टू दी केबिन, टू दी केबिन, हवाई जहाज के अंदर, केबिन के अंदर। ये जो हवा यहां से जा रही है ठंडी होने के बाद, भैया इसका इस्तेमाल क्या होता है, यहां से थोड़ी सी हवा ले लेते हैं और इसको यहां भेज देते हैं, इसको यहां भेज देते हैं थोड़ी सी हवा को, इसको और ठंडा करने के लिए, सेकंड हीट एक्सचेंजर में और ठंडा करने के लिए इसको यहां भेज दिया जाता है। तो क्या होगा भाई, इसके एग्जिट पे जो हमें ये हवा मिल रही है ना यहाँ पे, इसका टेम्परेचर होगा लगभग मैं मान के चल रहा हूँ लगभग 10 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ से जो हवा ठंडी होकर आ रही है इसका टेम्परेचर होगा लगभग 50 डिग्री सेल्सियस। इसको मैं वापस यहाँ भेजूंगा तो क्या होगा, ये इसको ठंडा करती हुई जाएगी, ये इसको ठंडा करती हुई जाएगी, इसीलिए इसको कहते हैं रीजनरेटिव, रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर साइकिल। ये रीजनरेशन हो रहा है, जो आप चीज क्रिएट कर चुके हो, आपने क्या करा, ठंडी हवा क्रिएट करी, यहां तक आते आते इसी ठंडी हवा को आपने वापस पाइप के थ्रू यहां भेज दिया, इसी ठंडी हवा को पाइप के थ्रू यहां भेज दिया इसको ठंडा करने के लिए। बस यही हमारा होता है, यही हमारा होता है, और ये बाहर निकाल दी जाती है टू एटमोस्फियर, टू एटमोस्फियर, एटमोस्फियर। और इसको तो रैम एयर को तो हम निकाल ही देते हैं, रैम एयर को तो यहाँ से बाहर ही निकाल दो, टू एटमोस्फियर, एटमोस्फियर। ठीक है भाई, ये होती है रीजनरेशन साइकिल, रीजनरेटिव एयर साइकिल। थोड़ी कम कॉम्प्लेक्स है ना ये उससे, आपने देखा बूट स्ट्रैप से कम कॉम्प्लेक्स है। क्या होगा, इसमें हमें स्पेशल कंप्रेसर लगाना पड़ा, लेकिन ये रीजनरेटिव एयर जनरेशन साइकिल ये उतनी इफेक्टिव कूलिंग नहीं कर पाती है, ये उतनी इफेक्टिव कूलिंग नहीं कर पाती है भाई साहब, जितना इफेक्टिव आपके बूट स्ट्रैप कर देती है।
ठीक है, आपको वजन कम चाहिए लेकिन थोड़ी बहुत कूलिंग चाहिए 150-200 आदमियों के लिए, तो आप इसको यूज कर लो, आप इसका इस्तेमाल कर लो। ठीक है, लेकिन वजन बढ़ेगा अल्टीमेटली। क्यों बढ़ेगा? ये चीज तो लगी रहेंगी यहां तक की। सिंपल में एक हीट एक्सचेंजर था, एक टरबाइन थी, इसमें आपने हीट एक्सचेंजर दो दो इस्तेमाल कर लिए, तो अल्टीमेटली वजन तो बढ़ेगा। हीट एक्सचेंजर वन, हीट एक्सचेंजर वन, वजन तो बढ़ेगा क्योंकि एक दूसरा हीट एक्सचेंजर इस्तेमाल कर लिया भाई आपने। बूट स्ट्रैप से कम होगा लेकिन वजन बढ़ेगा। और हीट एक्सचेंजर नंबर 2, इसका भी टीएस डायग्राम बनाते हैं फटाफट। टीएस डायग्राम अब मैं बेटा हाथ से ऐसे ही बना दे रहा हूं, ठीक है। टीएस डायग्राम, दिस इज टीएस डायग्राम फॉर एयर फॉर रीजनरेटिव साइकिल, दिस इज टी, दिस इज एस। सबसे पहले क्या होगा? एटमॉस्फेरिक एयर से, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहां तक जाओगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कहां तक जाओगे? सबसे पहले रैम एयर तक, रैम प्रेशर तक, दिस इज माई रैम प्रेशर। रैम प्रेशर बेटा सबसे पहले होगा 0.1 से 2 तक। आप 0.1 से 2 गए आइसेंट्रोपिकली, 0.1 से 2 आइसेंट्रोपिकली गए आप। अगर आइसेंट्रोपिक नहीं जा पाए बदकिस्मती से, तो बड़े भाई आपका प्रेशर कहीं यहाँ आके अटक जाएगा। आपका प्रेशर कहीं यहाँ नीचे, सॉरी नीचे आके अटक जाएगा। आपका प्रेशर कहीं नीचे आके अटक जाएगा, यहाँ यहाँ पे, यहाँ मिलेगा आपको 2 डैश पॉइंट। हियर यू विल गेट पॉइंट नंबर 2 डैश, अगर आइसेंट्रोपिकली नहीं जा पाए आप तो। ठीक है, अब मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा बेटा आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या होता है। मतलब कोई लॉस नहीं हुआ, एक्चुअल में लॉस हुआ होगा तो प्रेशर कम मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कंप्रेशर, कंप्रेशर में गए, कंप्रेशर में जाने के बाद क्या होगा? आप प्रेशर बढ़ा दोगे बहुत ज्यादा। प्रेशर आपने बढ़ा दिया, हाई प्रेशर यहां तक आया और ये आपका हुआ कंप्रेशर प्रेशर, कंप्रेशर प्रेशर। ठीक है, सो दिस इज पॉइंट नंबर 2, दिस इज पॉइंट नंबर 3। और मैं कह रहा हूं कि अगर आप बदकिस्मती से आइसेंट्रोपिकली नहीं जा पाए तो आप यहां कहीं आके रुकेंगे, आप यहां कहीं आके रुकेंगे। चिंता मत करो, ये सारी साइकिल्स आपके उसमें बनी हुई है, कॉपी के अंदर बनी हुई है। ठीक है, प्रॉपर यहां तक आके रुकेंगे। कंप्रेशर प्रेशर हो गया ये हमारा। अच्छा यहाँ पे मैंने मार्क नहीं करे पॉइंट बेटा, कंप्रेशर के एग्जिट पे पॉइंट नंबर 3, यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 सेम रहेगा, यहाँ तक प्रेशर सेम रहेगा हमारा भयंकर, दिस इज पॉइंट नंबर 4। ठीक है, यहाँ तक प्रेशर सेम रहेगा क्योंकि हीट एक्सचेंजर में प्रेशर गिरेगा ही नहीं, हीट एक्सचेंजर में प्रेशर गिरेगा ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर मैं इसको पॉइंट नंबर 4 और इसको पॉइंट नंबर 5 मान लेता हूँ, अगर मैं इसको पॉइंट नंबर 5 मान लेता हूँ बड़े भाई कि ये मेरा पॉइंट नंबर 5 है, तो क्या ही फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, मैं बताता हूँ। देखो आपको क्या होगा, यहां से लेके यहां तक सेम प्रेशर पे आओगे आप, लेकिन हीट घटती हुई आएगी। तो इस प्रोसेस को दिखा देता हूं मैं। पॉइंट नंबर 4 यहाँ बीच में आ जाएगा कहीं, ये मेरा प्रोसेस हो गया पूरा, ये मेरा प्रोसेस हो गया 3 से 5 तक का। यहाँ बीच में कहीं 0.4 आ जाएगा और ये आ जाएगा 0.5। ठीक है, यहाँ बीच में कहीं 0.4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.5। क्यों? क्योंकि पहले मेरा टेम्परेचर कहाँ गिरा? 3 से आया, मैं 3 से आया भाई 4 तक टेम्परेचर गिर गया हीट एक्सचेंजर पे कांस्टेंट प्रेशर पे। फिर इसके अंदर और टेम्परेचर कम हो गया, तो पहले 3 से 4 तक टेम्परेचर गिरा, फिर 4 से 5 तक टेम्परेचर गिरा। टेम्परेचर कैसे गिर रहा है? 3 पे टेम्परेचर कितना होगा? इतना, इतना। 4 पे यहाँ, 5 पे यहाँ, टेम्परेचर ड्रॉप ही हो रहा है। अब क्या होगा? टरबाइन पे आ गए, टरबाइन पे आ गए, अब मजे आ गए आपके। टरबाइन पे आ गए तो भाई साहब टरबाइन पे आके क्या होगा? एक्सपेंशन। कहां तक? यहां तक, केबिन प्रेशर तक, केबिन प्रेशर, केबिन प्रेशर तक एक्सपेंशन होगा आइसेंट्रोपिकली। आइसेंट्रोपिकली कंप्रेशन ये हमारा होगा, तो ये होगा 0.6, दिस इज अवर पॉइंट नंबर 6। ठीक है, अगर आइसेंट्रोपिक नहीं हो पाया बदकिस्मती से, तो भाई साहब तो आप यहां कहीं आके रुकेंगे, विच इज 6 डैश। और आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहां से कहां तक का मिलेगा? आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलेगा यहाँ, पॉइंट नंबर 7 होगा यहाँ कहीं, ये आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलेगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ठीक है भाई, ये हो गई आपकी रीजनरेटिव एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। अब आपकी बचती है एक एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, दैट इज रिड्यूस्ड एम्बिएंट एयर, रिड्यूस्ड एम्बिएंट एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। एक सेकंड के लिए रुकिएगा। रिड्यूस्ड एम्बिएंट एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम,
रिड्यूस्ड एम्बियंट एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, रेफ्रिजरेशन सिस्टम। रिड्यूस्ड एम्बियंट एयर में बेटा कुछ नहीं होगा। रिड्यूस्ड एम्बियंट एयर में क्या होगा, सिंपल वाला जो हमारा था, सिंपल रेफ्रिजरेशन साइकिल जो हमने बनाई थी उसका अपग्रेडेड वर्जन है, बस थोड़ा सा सिंपल वाले की अपग्रेडेड वर्जन है। सबसे पहले आप ये बक्से बनाएंगे हर एक डायग्राम की तरह, ये बक्से, और यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारी हो गई एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक एयर। इसके बाद आपने यूज करे डिफ्यूजर्स रैमिंग एक्शन के लिए, you have used diffusers for the ramming action, diffuser for ramming action। तो यहां से आपको रैम एयर मिलेगी, रैम एयर। मतलब अगर ये मेरा पॉइंट नंबर 2 है और ये मेरा पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट 1 पॉइंट 2, फिर मैं यूज करूंगा कंप्रेसर, कंप्रेसर और टरबाइन। बेटा दिस इज माई कंप्रेसर एंड दिस इज माई टरबाइन, दिस इज माई कंप्रेसर एंड दिस वन इज माई टरबाइन। और इन दोनों को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ एक कपलिंग शाफ्ट के थ्रू। आई एम कनेक्टिंग दीज एज ए कपलिंग विद ए कपलिंग शाफ्ट, ठीक है। कपलिंग शाफ्ट के थ्रू मैंने इनको कनेक्ट कर दिया। अब यहां से जो एग्जिट होगा हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे होगा। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, दिस इज माई कंबशन चैम्बर, ठीक है। हवा यहाँ आएगी और यहाँ से यहाँ तक हर डायग्राम हमारा सेम बना है बेटा। कंबशन चैम्बर, दिस इज माई कंबशन चैम्बर, कंबशन चैम्बर, ठीक है। हवा यहां तक आई कंबशन चैम्बर में, ये हो गया मेरा कंप्रेसर, कंप्रेसर, और ये हो गया मेरा टरबाइन, टरबाइन टीबी लिख रहा हूं मैं टरबाइन को, ठीक है। टरबाइन देखिए एम्बियंट एयर, रिड्यूस एम्बियंट एयर का मतलब है कि आपने टेम्परेचर घटा दिया। एम्बियंट एयर का टेम्परेचर, एम्बियंट एयर कौन सी आ रही है आपके पास, रैम एयर, रैम एयर आपके पास में आ रही है ना, यहाँ पे, यहाँ रैम एयर आ रही है पॉइंट नंबर 2 पे, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 पे रैम एयर आ रही है आपके पास। तो आप इसका टेम्परेचर घटा दोगे अगर, तो आप कहोगे आपका रिड्यूस्ड एम्बियंट एयर सिस्टम बन गया, रिड्यूस्ड एम्बियंट एयर सिस्टम बन गया। इसके बाद कहाँ पे भेजते हैं हम, कहाँ भेजते हैं, अभी तक कहाँ भेजते आए हैं, एक हीट एक्सचेंजर बनाते हैं ना, हीट एक्सचेंजर के अंदर भेजते हैं इसको। हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, ये एंट्री लेगी हवा, एंट्री लेगी और घूमते घूमते ठंडी हो जाती है, ये पाइप के अंदर घूमते घूमते ठंडी कर दी जाती है। किसकी मदद से ठंडी करते हैं भाई इसको, किसकी मदद से ठंडी करते हैं, इसको ठंडा किया जाता है रैम एयर की सहायता से। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट रैम एयर को ले रहे थे यहाँ पर इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, अब हम डायरेक्ट नहीं लेंगे, पहले रैम एयर को ठंडा करेंगे, रैम एयर को ठंडा करेंगे। कैसे, देखिए ठंडा करने का मतलब है टरबाइन लगा के, रैम एयर को यहां तक लेकर आए, साइड तक रैम एयर को लेकर आए और यहाँ पे एक टरबाइन के अंदर इसको सप्लाई कर दिया। कूलिंग टरबाइन इस्तेमाल करी जाती है, कूलिंग टरबाइन। इसको एक कूलिंग टरबाइन के अंदर सप्लाई कर दिया, दिस इज कूलिंग टरबाइन, कूलिंग टरबाइन। इसमें 2 टरबाइन यूज होती हैं, कूलिंग टरबाइन नंबर 1, कूलिंग टरबाइन नंबर 1, ठीक है। रैम एयर को लेकर आए यहां तक और कूलिंग टरबाइन के अंदर इसको सप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, ठंडी हो जाएगी। यहां पर इसका प्रेशर टेम्परेचर हाई हो गया था क्योंकि कंप्रेसर के लिए फायदेमंद था। अब हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं भाई कूलिंग के लिए, तो कूलिंग के लिए यहां से जब हम बाहर लेंगे, अभी तक डायरेक्ट भेज दे रहे थे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको पहले कूलिंग टरबाइन में भेजा, ठंडा करा और यहां से इसको वापस भेज दिया, यहां से इसको हीट एक्सचेंजर के अंदर भेज दिया। तो क्या होगा, अब ये ज्यादा इफेक्टिवली ठंडा कर पाएगी ना, तो इसीलिए इसको कहते हैं रिड्यूस्ड एयर, रिड्यूस्ड एयर, रिड्यूस्ड एम्बियंट एयर। इस एम्बियंट एयर का टेम्परेचर रिड्यूस कर दिया आपने इस टरबाइन में भेजकर, इस एम्बियंट एयर का टेम्परेचर रिड्यूस कर दिया टरबाइन के अंदर भेजकर, ठीक है, टरबाइन के अंदर भेजकर। अब ये टरबाइन कपल होती है, ये टरबाइन कपल होती है आपकी एक एटमॉस्फेरिक फैन से, कपल्ड होगी एटमॉस्फेरिक फैन से। यहां पर एक पंखा लगा हुआ होगा,
एक पंखा लगा हुआ होगा जो कि एटमॉस्फेरिक में भेज रहा होगा, टू एटमॉस्फेयर। किसको भेज रहा होगा? ये जो आपकी हवा आई है ना, रैम एयर जो आई है, इस रैम एयर को बाहर भी तो भेजना है, तो रैम एयर को यहाँ तक सप्लाई करा दो, रैम एयर को यहाँ तक सप्लाई करा दो, इस वाली रैम एयर को। गलत रैम एयर की सप्लाई करा दिया। ये जो रैम एयर आई है, एक सेकेंड, ये जो रैम एयर आई है आपकी, इसको ठंडा कर दिया इसने रैम एयर ने। अब इसको यहां से सप्लाई करा दो इधर एटमॉस्फेयर में, बाहर निकाल दो, क्योंकि इसने अपना काम कर दिया। ठीक है, इसने अपना काम कर दिया, इसने हमें कूलिंग प्रोवाइड करा दी, इसने हमें कूलिंग प्रोवाइड करा दी। और रैम एयर को हम यहाँ से बाईपास करा दे रहे हैं इसके ऊपर से। ये बाईपास का निशान होता है कि पाइप आपस में टकराए ना। इस ठंडी हवा का क्या करें भैया? इसको सप्लाई मारो यार टरबाइन के पास, कूलिंग टरबाइन लगाओ, अपनी कूलिंग टरबाइन लगाओ। ये हो गई हमारी कूलिंग टरबाइन, कूलिंग टरबाइन, कूलिंग टरबाइन नंबर 2, कूलिंग टरबाइन नंबर 2। तो इसमें 2 टरबाइंस का इस्तेमाल किया जाता है, कूलिंग टरबाइन नंबर 2। और इसके अंदर क्या आ रही है? ये ठंडी हवा, ये ठंडी हवा। ठीक है, और यहां से ये हवा कहाँ जाएगी? केबिन में, केबिन में, टू द केबिन, टू द केबिन। अच्छा, ये टरबाइन चल कहाँ से रही है? ये वाली, ये टरबाइन चल कहाँ से रही है भैया? ये टरबाइन आपकी, एक सेकेंड, इसको ना थोड़ा चेंज करना पड़ेगा ओरिएंटेशन, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो ओरिएंटेशन, इससे ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ये टरबाइन चल कहाँ से रही है? ये टरबाइन कपल्ड होती है विद यूजिंग गियर्स, गियर की मदद से कपल्ड होती है। यहाँ पे गियर लगे होते हैं, यहाँ पे गियर लगे होते हैं, तो ये गियर्स के माध्यम से कपल्ड होती है। ये वाली शाफ्ट और ये वाली शाफ्ट एक साथ में घूमेंगी, गियर्स, गियर्स। ठीक है, मतलब ये शाफ्ट है, शाफ्ट जुड़ी हुई है। ये होता है हमारा रिड्यूस्ड एम्बिएंट एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसके अंदर हम टेम्परेचर घटा देते हैं। किसका? रैम एयर का टेम्परेचर घटा रहे हैं। इसको कैसे लिखेंगे थ्योरी में बेटा? इसका टीएस डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे? एटमॉस्फेरिक एयर इज सप्लाइड और सक्ड इनसाइड द इंजन व्हेन using the diffuser, its pressure and temperature is increased, and further this rammed air is transferred for the main compressor, and from there high pressure high temperature air is transferred into the combustion chamber for the combustion process. From this part which is going inside the combustion chamber, we have taken out some amount of the air for the refrigeration process. For this refrigeration process, this high temperature high pressure air is transferred in heat exchanger, where it is being cooled using the reduced temperature ambient air, which is nothing but the ram air is further transferred to a cooling turbine where its temperature is reduced and pressure is reduced for effective cooling of the high pressure high temperature air using for the which is being used for the refrigeration process। मतलब जो हवा हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं उसका टेम्परेचर और प्रेशर और ज्यादा गिर सके, इसके लिए हम कूलिंग टरबाइन का इस्तेमाल करते हैं रैम एयर को ठंडा करने के लिए। फ्रॉम हियर दिस कूल एयर इज ट्रांसफर्ड टू द टरबाइन फॉर फर्दर एक्सपेंशन, एंड फ्रॉम देयर इट इज ट्रांसफर्ड फॉर द केबिन। दिस रैम एयर इज एग्जॉस्टेड टू द एटमॉस्फेयर यूजिंग ए एटमॉस्फेरिक फैन और एग्जॉस्ट फैन। ठीक है बेटा, और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है मेरे भाई? इसका इस्तेमाल किया जाता है जहां पे आपको हाईली इफेक्टिव हीट जनरेशन चाहिए, हाईली इफेक्टिव हीट एब्जॉर्प्शन चाहिए। मतलब हाई रेफ्रिजरेशन की जरूरत है, हाई रेफ्रिजरेशन रिक्वायरमेंट। कहाँ पे? रेफ्रिजरेशन रिक्वायरमेंट। इसको वहां यूज करते हैं जहां पे रैम एयर का टेम्परेचर अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ जाए। रैम एयर का टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा? जितनी स्पीड में आप एयरक्राफ्ट को चलाओगे उतना ज्यादा रैम एयर का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहां पर रैम एयर का टेम्परेचर अपने आप इतना हो जाता है कि आप इसको डायरेक्ट कूलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इट इज यूज्ड फॉर वेरी हाई स्पीड सुपरसोनिक, वेरी हाई स्पीड एयरक्राफ्ट, मतलब जिनका मैक नंबर ग्रेटर देन 1 होगा, जो साउंड की स्पीड से तेज मूव कर रहे होंगे। क्यों?
जितनी तेज में चलेंगे उतनी ज्यादा हवा उन पे चिपकेगी, उतनी ज्यादा प्रेशर लगाएगी और इस हवा का ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसका आप इस्तेमाल कर रहे हो अंदर जाने वाली हवा को ठंडा करने के लिए, अगर इसका ही टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इफेक्टिव कूलिंग हो ही नहीं पाएगी। तो इफेक्टिव कूलिंग करने के लिए जहां पर बहुत तेज स्पीड में हवाई जहाज चलता हो मिलिट्री एयर स्पेस में, वहां पर हम इस टाइप के सिस्टम का यूज करते हैं फॉर वेरी हाई स्पीड एयरक्राफ्ट बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ रैम एयर is increased due to high velocity of एयरक्राफ्ट की हाई वेलोसिटी की वजह से रैम एयर का टेम्परेचर पहले ही बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप उसे सप्लाई करोगे ठंडा करने के लिए तो वो ठंडा नहीं कर पाएगी इफेक्टिवली, ठीक है। सो रिड्यूस्ड एम्बिएंट एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज दिस। नेक्स्ट आपका आता है एक डार्ट, ड्राई एयर रेटेड टेम्परेचर, ड्राई एयर रेटेड टेम्परेचर। बेटा मैं आपको बता दे रहा हूं, ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है क्योंकि क्लास काफी लंबी हो जाएगी। टेम्परेचर डार्ट बोलते हैं इसको शॉर्ट में, DART, डार्ट। मेरे डार्ट में क्या होता है, माना एक हवाई जहाज को तो मैं उड़ा रहा हूं यहाँ पे दिल्ली के ऊपर और एक हवाई जहाज को उड़ा रहा हूं तमिलनाडु में, क्या दोनों जगह एयर सेम कंडीशन की रहेगी? क्या दोनों जगह एयर सेम कंडीशन की होगी? नहीं। तमिलनाडु में ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी क्योंकि वहां पे समुद्र है, पानी का इलाका ज्यादा है, तो वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी और ह्यूमिडिटी डायरेक्ट अफेक्ट करती है आपकी रेफ्रिजरेशन की कैपेसिटी को। जिस हवा के अंदर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी उसमें रेफ्रिजरेशन के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ वर्क देना पड़ेगा, वहीं कोई सूखी हुई हवा होगी तो उसको कम अमाउंट ऑफ वर्क देना पड़ेगा। तो हम एक ही रेफ्रिजरेशन सिस्टम को अलग अलग कंडीशंस में कैसे मापेंगे? तो उसके लिए टेम्परेचर दिया जाता है ड्राई एयर रेटेड टेम्परेचर। ये हर एक रेफ्रिजरेशन को सिस्टम को बताता है कि ड्राई एयर के लिए अगर आपके पास इतनी ड्राई एयर मौजूद है, माना 1 किलो ड्राई एयर मौजूद है, तो उस ड्राई एयर पे ये कितना रेफ्रिजरेशन देगा। ये जो हमारा सिस्टम है, जो हम रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो बूट स्ट्रैप का हो, चाहे एम्बिएंट एयर का हो, रिड्यूस्ड एम्बिएंट एयर का हो, चाहे वो हमारा सिंपल एयर साइकिल का हो या फिर रीजनरेटिव का हो, वो एक पर्टिकुलर ड्राई एयर टेम्परेचर पे कितना इफेक्टिवली प्रोडक्शन करेगा। मतलब हमें पता चलेगा कि अगर दिल्ली में ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम 17 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है, तो तमिलनाडु में जरूरी नहीं है ये 17 तक करे, ये 20-21 तक टेम्परेचर मेंटेन करेगा। दिस इज डार्ट, ठीक है। इसकी प्रॉपर सी डेफिनेशन है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लिखा दूंगा बेटा, अभी क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो चुकी है, ठीक है। तो अब ये यूनिट में बस यही बचा था, यूनिट खत्म हो चुकी है ये। हम डार्ट की डेफिनेशन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, देन वी विल डायरेक्टली मूव टू द न्यूमेरिकल्स। कम से कम 1.5-2 घंटे की वो क्लास होगी, उसमें न्यूमेरिकल हम कराएंगे, ठीक है। इस यूनिट नंबर बन के सारे न्यूमेरिकल उड़ा देंगे उसमें, बूट स्ट्रैप सिस्टम के भी, सिंपल बेल कोलमैन साइकिल के भी और इसके भी, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, न्यूमेरिकल्स करेंगे। यूनिट नंबर 1 इज एंड। बाय, पढ़ते रहिए आप।